नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं देश के आई आवाज। यहां हम आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं, महंगाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में तथ्यों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे। अगर ये अपडेट्स आपके लिए उपयोगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं तो आपके लिए एक बड़ी और काम की बात सामने आ रही है। पिछले कई सालों से आपने अलग अलग जगहों पर ऐसी खबरें जरूर देखी होंगी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है, कैबिनेट में चर्चा हो गई, बजट में ऐलान होगा, फला नेता मंत्री ने कह दिया अब तो पक्की बात है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी बहुत सारी बातें बार बार दोहराई जाती रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर पेंशन धारकों को ठोस, आधिकारिक और लागू होने लायक अपडेट कम ही मिल पाए हैं। इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा संगठित और तर्क के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बात यह नहीं है कि बस अफवाह उड़ रही है, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से यह चर्चा तेज हुई है कि बजट 2026 में ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कुछ बड़े बदलावों पर सरकार विचार कर सकती है। दो मुख्य बिंदु बार बार सामने आ रहे हैं। पहला, ईपीएस पेंशन के दायरे सीलिंग में बदलाव, और दूसरा, न्यूनतम पेंशन जो अभी 1000 के आसपास है बढ़ाने पर विचार। सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो सिस्टम के ढांचे से जुड़ा है, ईपीएस की सैलरी सीलिंग। फिलहाल बहुत जगह बताया जाता है कि 15,000 भारतीय नेपाली रुपया प्रति माह बेसिक सैलरी तक ईपीएस का दायरा अनिवार्य रूप से घू होता है। अब सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि सरकार बजट 2026 में सीलिंग को बढ़ाकर 25,000 भारतीय नेपाली रुपया प्रति माह तक ले जाने पर विचार कर सकती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 भारतीय नेपाली रुपए आ से ऊपर है, लेकिन 25,000 भारतीय नेपाली रुपए तक है, वे भी ईपीएस कवरेज के दायरे ए में ज्यादा स्पष्ट रूप से आ सकते हैं। इससे कुल मिलाकर ईपीएस में आने वाले योगदानकर्ताओं की संख्या बढ़ने की संभावना बनती है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी? इसके पीछे एक सीधा सा वित्तीय तर्क बताया जा रहा है, ईपीएस फंड का बेस बढ़ाना। जब ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे तो ईपीएस में फंड फ्लो और स्थिरता बढ़ने की उम्मीद बनती है। ईपीएस में आमतौर पर नियोक्ता द्वारा 8.30% की राशि पेंशन फंड में जाती है। यही हिस्सा लंबे समय तक फंड में टिकता है और उसी से पेंशन भुगतान जैसी जिम्मेदारियां चलती हैं। सिस्टम को मजबूत करने का एक रास्ता यह भी है कि दायरा बढ़ाकर फंड में ज्यादा योगदान आए, जिससे दीर्घकाल में भुगतान क्षमता बेहतर हो सके। दूसरा बड़ा मुद्दा है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का। अभी बहुत सारे पेंशन धारकों को 1000 भारतीय नेपाली रुपया या उससे भी कम पेंशन मिलती है। अनुमान के तौर पर लाखों पेंशन धारक इस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए महंगाई के दौर में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। इस बार दावा यह नहीं किया जा रहा कि एक सीधे 7,500 भारत ये नेपाली रुपया हो जाएगी या 10,000 भारतीय नेपाली रुपया फिक्स है, बल्कि कई जगह चर्चा इस तरह की है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कुछ राहत दे सकती है। संभावनाओं की बात करें तो कई लोग अलग अलग आंकड़े बताते हैं। 2,000 भारतीय नेपाली रुपया, 2,500 भारतीय नेपाली रुपया, 3,000 भारतीय नेपाली रुपया, 5,000 भारतीय नेपाली रुपया, 7,500 भारतीय नेपाली रुपया तक। मगर यथार्थवादी नजरिए से देखें तो अक्सर नीति निर्माण में सरकार शुरुआत में एक मिनिमम बेस रिलीफ देने की कोशिश करती है ताकि सबसे निचले स्तर पेंशन धारकों को तुरंत राहत मिल सके और वित्तीय बोझ एकदम से बहुत बड़ा न हो। इसलिए अगर शुरुआती बढ़ोतरी 1000 भारतीय नेपाली रुपया से 2,500 भारतीय नेपाली रुपया के बीच जैसी हुई, तो भी जिन लोगों को अभी 1000 भारतीय नेपाली रुपया या उससे कम मिल रहा है, उनके लिए ये छोटी नहीं
बड़ी राहत होगी। अब एक और परत है हाल के नियमों, प्रस्तावित बदलावों की चर्चा। कुछ रिपोर्ट्स और चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि ईपीएफओ ने कुछ नियमों में बदलावों पर विचार किया है या कुछ मीटिंग्स में प्रस्ताव रखे गए हैं जिनका उद्देश्य फंड को लंबे समय तक सिस्टम में बनाए रखना हो सकता है। जैसे नौकरी छोड़ने के बाद जल्दी निकासी की व्यवस्था में समय सीमा का बदलाव, पीएफ एडवांस निकासी से जुड़े समय में बदलाव या निकासी की शर्तों में सख्ती जैसी बातें। इनका सीधा इशारा यह हो सकता है कि सिस्टम फंड को ज्यादा समय तक होल्ड करके बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है। यहां एक अहम बात समझनी चाहिए, जब फंड ज्यादा समय तक सिस्टम में रहता है तो प्रबंधन के पास उसे निवेश मैनेजमेंट के माध्यम से बेहतर रिटर्न या बैलेंसिंग करने का अवसर बढ़ता है। कई लोगों का तर्क यही है कि सरकार अगर पेंशन बढ़ाने का कदम उठाती है तो सबसे पहले उसे पैसा कहां से आएगा का जवाब मजबूत बनाना होगा और इसी दिशा में दायरा बढ़ाने, सीलिंग बढ़ाने तथा निकासी नीति में सख्ती संरचना जैसे कदम वित्तीय आधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक और संदर्भ जो बार बार उठता है वह पुराने वर्षों का विश्लेषण है। कई बार 2019 के आसपास के कुछ आंकड़ों, विश्लेषणों का हवाला देकर कहा जाता रहा कि ईपीएस 95 स्कीम पर दबाव है या स्कीम घाट ए में जा रही है या फंडिंग गैप जैसी चुनौती है। लेकिन 2019 के बाद से लेकर 2025 तक के बीच का सार्वजनिक रूप से चर्चित लेटेस्ट डेटा हर जगह स्पष्ट नहीं दिखता, इसलिए लोगों में भ्रम भी रहता है और उम्मीदें भी। जो लोग इस बार के संकेतों को गंभीर मान रहे हैं वे यही कहते हैं कि शायद 2019 से 2025 के बीच सरकार और संबंधित संस्थानों ने व्यापक विश्लेषण किया है और अब उसी के आधार पर कुछ बदलावों की तैयारी की जा रही है जिसमें दायरा बढ़ाना और न्यूनतम पेंशन बढ़ाना शामिल हो सकता है। रवि, यहां एक बहुत जरूरी बात है, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी बात को अंतिम सत्य मानना ठीक नहीं। बजट 2026 में क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, किस तारीख से लागू होगा, किन शर्तों के साथ लागू होगा, ये सब चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन या बजट डॉक्यूमेंट सरकारी बयान के बाद ही स्पष्ट होंगी। अब मान लीजिए बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का संकेत आता है तो अगला सवाल होगा कि लागू कैसे होगा? क्या सभी पेंशन धारकों की मौजूदा पेंशन में एक समान फ्लैट बढ़ोतरी होगी? जैसे हर किसी की पेंशन में 1000 भारतीय नेपाली रुपया जोड़ दिया जाए, या फिर केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जिनकी पेंशन किसी निर्धारित सीमा से कम है, जैसे जिनको 3000 भारतीय नेपाली रुपया से कम मिल रहा है, उन्हीं को टारगेट करके न्यूनतम स्तर सेट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और व्यवहारिक प्रश्न है क्योंकि अलग अलग मॉडल से सरकार का कुल वित्तीय ओझ अलग अलग बनेगा। कई बार सरकारें मिनिमम गारंटीड पेंशन मॉडल भी अपनाती है जिसमें जो लोग उस मिनिमम से नीचे हैं उन्हें ऊपर लाया जाता है और जो पहले से ऊपर हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला रखा जाता है या उन्हें उसी स्तर पर छोड़ा जाता है। इसलिए बजट के बाद जो भी नियम आएंगे उसमें यह साफ होना चाहिए कि लाभार्थी कौन होंगे, गणना कैसे होगी और किस तारीख से भुगत आन बढ़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है लंबी अवधि की न्यायसंगत मांगे। बहुत से पेंशन धारक चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक स्तर तक पहुंचे ताकि बुजुर्ग अवस्था में दवाइयों, घर के खर्च और महंगाई का सामना किया जा सके। अगर बजट में 2000 भारतीय नेपाली रुपया या 2500 भारतीय नेपाली रुपया तक की शुरुआती राहत बढ़ी आती है तो ये एक शुरुआत मानी जा सकती है, मगर जो लोग बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं वे अपनी लड़ाई आगे भी जारी रख सकते हैं। दोनों बातें साथ साथ चल सकती है, तुरंत राहत भी और दीर्घकालीन सुधार की मांग भी।
इस पूरी चर्चा में एक बात साफ है, इस बार बात केवल भावन आत्मक दावे जैसी नहीं लग रही, बल्कि एक दायरा बढ़ाना, फंड को लंबे समय तक सिस्टम में रखना, वित्तीय सुरक्षा पर फोकस जैसे संकेतों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इससे पहले से ज्यादा संभावनाशील मान रहे हैं। अब आपकी राय जानना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, अगर बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो वह कितनी बढ़ सकती है? 2000 भारतीय नेपाली रुपया, 2500 भारतीय नेपाली रुपया, 3000 भारतीय नेपाली रुपया या इससे ज्यादा? और जो तर्क और संकेतों की बातें चल रही हैं उन पर आप कितना भरोसा करते हैं? जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे एक छोटी सी बात, ऐसी चर्चाओं में हमेशा अधिक तारीख अपडेट का इंतजार करना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन साथ ही सही दिशा में चल रही सूचनाओं को समझना भी जरूरी है ताकि आप तैयारी कर सके और सही समय पर सही कदम उठा सके। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हैं कि हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि बातों को तर्क और संभावनाओं के साथ समझाए आ जाए ताकि आप भ्रम में न रहें। आगे जैसे ही इस विषय पर कोई ठोस और आधिकारिक अपडेट आता है, उसी आधार पर तस्वीर और साफ होगी कि बढ़ोतरी किस मॉडल पर होगी, किन्हें लाभ मिलेगा, कब से लागू होगी और कितना वित्तीय प्रभाव होगा। अंत में बस इतना, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह समय उम्मीद और सतर्कता दोनों का है। उम्मीद इसलिए कि बदलाव की चर्चा मजबूत हो रही है और सतर्कता इसलिए कि अंतिम फैसला नियम आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय होंगे। आप अपनी राय जरूर साझा करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट आपसे मिस न हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।